गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और व्याकरण। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर 17 रहेगा, जिसका नाम है देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिपि किसे कहते हैं? लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहा जाता है। जिसके द्वारा हम ध्वनि संकेतों को लिखते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। किसी भाषा के जिन ध्वनि संकेतों के माध्यम से लिखा जाता है उन ध्वनि संकेतों को उस भाषा की लिपि कहते हैं। ठीक है जी। उदाहरण के लिए हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में और उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। भारत के प्राचीन शिलालेखों और सिक्कों में दो प्रकार की लिपियाँ मिलती है, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी। किसमें? शिलालेखों में, प्राचीन और सिक्कों में। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, जो पहले गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि और अंत में देवनागरी के रूप में विकसित हुई। ठीक है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ, जो पहले गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि और अंत में देवनागरी के रूप में विकसित हुई। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि का विकास। देवनागरी लिपि का विकास सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम गुजरात के नरेश जयभट्ट के एक शिलालेख में मिलता है। ठीक है। कहाँ पे? गुजरात के नरेश जयभट्ट के एक शिलालेख में। 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूल नरेशों में भी यह लिपि प्रचलित थी और 9वीं शताब्दी में बड़ौदा में ध्रुवराज ने भी अपने राज्य देशों में इस लिपि का प्रयोग किया है। देवनागरी लिपि का विकास, देखिए ये चार्ट है, इसको आप अच्छे से देखिएगा कैसे हुआ। उत्तरी ब्राह्मी से नागरी लिपि का विकास। सबसे पहले उत्तरी ब्राह्मी 350 ईस्वी तक, गुप्त लिपि 4वीं और 5वीं सदी तक, सिद्ध मात्रिका लिपि 6वीं सदी, कुटिल लिपि, फिर उसके कुटिल लिपि के दो है नीचे अंतर्गत, नागरी और शारदा के अंतर्गत गुरमुखी, कश्मीरी, लैंदा और टाकरी। ठीक है जी। नेक्स्ट है, यह लिपि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में प्रचलित है, बहुत सारे क्षेत्रों में मिलती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात आदि प्रांतों में उपलब्ध शिलालेख, ताम्रपत्रों, हस्तलिखित प्राचीन ग्रंथों में देवनागरी लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। ठीक है जी। कहाँ पे? ये सारे क्षेत्रों में शिलालेख और ताम्रपत्र, हस्तलिखित प्राचीन ग्रंथों में। ठीक है। आजकल देवनागरी लिपि की जो वर्णमाला प्रचलित है वह 11वीं शताब्दी में स्थिर हो गई थी। मतलब 11वीं शताब्दी में स्थिर थी और 15वीं तक इसमें और भी सौंदर्यपरक स्वरूप का समावेश हो गया। मतलब 11वीं में स्थिर हो गई और 15वीं तक इसमें और भी सौंदर्य आ गया। ईसा की 8वीं सदी में जो देवनागरी लिपि प्रचलित थी उसमें वर्णों की शिरा रेखाएं दो भागों में विभक्त थी, जो 11वीं शती में मिलकर एक हो गई। पहले दो भागों में थी और 11वीं शती में मिलकर एक हो गई। 11वीं शताब्दी की यही लिपि वर्तमान में प्रचलित है और हिंदी, संस्कृत, मराठी भाषाओं को लिखने में प्रयुक्त हो रही है। ठीक है जी। ये जो 11वीं सदी में लिपि थी वर्तमान में वो प्रचलित थी और ये हिंदी, संस्कृत, मराठी भाषाओं को लिखने के लिए प्रयुक्त थी। देवनागरी लिपि पर कुछ अन्य लिपियों का प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के लिए गुजराती लिपि में रेखा नहीं है। जो गुजराती लिपि है उसमें क्या है? शिलालेख नहीं है। आज बहुत से लोग देवनागरी में शिलालेख का प्रयोग लेखन में नहीं करते। इस प्रकार अंग्रेजी में रोमन लिपि प्रचलित विराम चिन्ह भी, जो रोमन लिपि में प्रचलित विराम चिन्ह है वो भी क्या है, अब देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली हिंदी ने ग्रहण कर लिए हैं। ठीक है जी। आज आगे देखिए देवनागरी लिपि का नामकरण। कुछ विद्वान गुजरात के नागर ब्राह्मणों की लिपि होने से इसे नागरी लिपि कहते हैं। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार नगर की लिपि होने के कारण इसे नागरी लिपि कहते हैं। एक अन्य मत से नागवंशी राजाओं की लिपि होने से इसे नागरी लिपि कहा गया।
तंत्रिका चिन्ह देवनागर से संबंधित होने के कारण इसे नागरी कहा गया। स्थापत्य की एक शैली नागर शैली थी जिसमें चतुर्भुज आकृतियाँ होती थी। नागरी लिपि में चतुर्भुजी अक्षर ग, प, भ, म आदि हैं। अंत इसे देवनागरी कहा गया। वस्तुत ये सभी मत अनुमान पर आधारित है, मतलब हम अनुमान ही लगा सकते हैं, इसका कोई परिणाम नहीं है, प्रमाणिकता नहीं सिद्ध हो रही। इस संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा को नागरी कहा जाता है, जो बाद में देवभाषा संस्कृत से जुड़ गई। परिणाम स्वरूप नागरी का नाम ही देवनागरी हो गया। ठीक है जी, सबसे बस यही जरूरी है कि कहाँ से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है विकास। लिपि किसे कहते हैं, विकास, नामकरण, ये सब आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।